Okay, so what we'll cover today is we will actually give this chapter non-surgical retreatment. That is chapter number 8. Chapter number 8 of POP, Pathways of Pulp. We're gonna review that chapter. हम पहले बहुत ही तकरीबन 6-7 घंटे की वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी इस चैप्टर की. Now we will try to wrap it up. We will try to give it a continuous review. Like we will try to cover this topic in 2 hours such that कि सारी important बातें भी कवर हो जाएं और बहुत सारी चीजें आप लोगों के जहनों में जो है वो महफूज हो जाएं बहुत अच्छी तरीके से आप इसको पेपर में अटेम्प्ट कर सकें. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मुझे पूछना है कि आप में से किसी को इस चैप्टर के हवाले से कोई डिफिकल्टी कोई सवाल पूछना है तो पूछ ले, देन आई विल गोना कंटिन्यू माय लेक्चर. आप सबको आवाज आ रही है मेरी? Okay, so I think so. You guys have no questions at the moment. So let's begin it right from the beginning. Okay, सबसे पहले हमने बात की थी नॉन सर्जिकल रीट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं नॉन सर्जिकल रीट्रीटमेंट क्यों पेश आती है, क्यों जरूरत पेश आती है नॉन सर्जिकल रीट्रीटमेंट की. वो इसीलिए पेश आती है कि जब फर्स्ट टाइम रूट कैनाल होती है तो रूट कैनाल में कोई ऐसी चीजें रह जाती हैं, रूट कैनाल में अंदर बैक्टीरिया रह जाता है या कोई बैक्टीरिया जो अंदर मौजूद होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और जब इम्यून सिस्टम डाउन होता है या नॉर्मल भी होता है तो वो पेरिरेडिकुलर टिश्यूज में जाके वो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है. उस इन्फ्लेमेशन की वजह से इन्फेक्शन होता है और वो सारा कैस्केड जो है वो दांत को पेशेंट को पेन होता है एंड देन पेशेंट कम्स फॉर चेकअप एंड देन यू गाइस नोटिस दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द टूथ सो इट नीड्स टू बी रीट्रीटेड. ठीक है, तो सबसे पहले तो जरूरत ये इस पेश आती है कि पहली दफा रूट कैनाल सही नहीं हुई तो अब रीट्रीटमेंट होती है. ठीक है, तो सबसे पहले इटियोलॉजी ऑफ पोस्ट ट्रीटमेंट डिजीज की बात कर लेते हैं. सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि फ्रीडमैन एक रिसर्चर था जिसने ये नोटिस किया कि ये पहले एक दफा जब रूट कैनाल हो जाती है तो दूसरी दफा रूट कैनाल होती है तो उसको रूट कैनाल फेलियर कहलाता है. तो फ्रीडमैन ने बताया, FRIEDMAN, फ्रीडमैन एक था साइंटिस्ट था, उसने बताया कि it is better not to call a treatment, if a treatment fails it is better not to call that treatment a failure. Chunke patients consider failure as a negative term, instead it is better that you call it post treatment disease. क्यों उसने बोला ये? उसने बोला कि जब सबसे पहले डिजीज हुआ तो वो ट्रीट हो गया, ठीक है, या वो ट्रीटमेंट के बाद या वो सही हो गया, हील्ड हो गया, या वो फेल हो गया. ठीक है, अगर वो हील्ड हो गया तब तक तो पेशेंट को समझ में आता है. ठीक है, अगर वो फेलियर की तरफ चला गया तब यहाँ पे पेशेंट को बात समझ में नहीं आती कि फेलियर के बाद दोबारा ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है. तो इस चीज को नाम दे दिया गया कि फेलियर के बाद अगर ट्रीटमेंट हो रहा है, अगर फेलियर हो रहा है तो उसको फेलियर नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे पोस्ट ट्रीटमेंट डिजीज. उसको कहेंगे पोस्ट ट्रीटमेंट डिजीज. ठीक है, पोस्ट ट्रीटमेंट डिजीज का मतलब ये हो गया कि एक दफा जब ट्रीट हो गया तो अब अगर पेशेंट को और कोई मसला हो रहा है तो वो पोस्ट ट्रीटमेंट डिजीज कहलाएगा. नाउ कमिंग टूवर्ड्स एन इंपॉर्टेंट थिंग विच इज कि क्यों वाई फेलियर हुआ एंडोडोंटिक थेरेपी का, क्यों पोस्ट ट्रीटमेंट डिजीज हुआ. तो पोस्ट ट्रीटमेंट डिजीज होने की जो वजूहत हमने पहले भी डिस्कस की थी, उनमें सबसे पहली वजह यह है जो आपको
अगर एग्जाम में कोई पूछता है कि पोस्ट ट्रीटमेंट डिजीज की क्या क्या वजूहत हो सकती हैं, तो सबसे पहले तो पोस्ट ट्रीटमेंट डिजीज की पहली वजह जो है वो ये है कि आइट्रोजेनिक प्रोसीजरल एरर्स। आइट्रोजेनिक प्रोसीजरल एरर्स, ये आइट्रोजेनिक प्रोसीजरल एरर्स का क्या मतलब है, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि जब आपने काम शुरू किया तो आपकी एक्सेस कैविटी सही नहीं थी, पुअर एक्सेस कैविटी थी। ठीक है, पुअर एक्सेस कैविटी होने की वजह से कनाल्स नेगोशिएट नहीं हुई, चैम्बर पूरी तरह से नहीं खुला, कनाल्स नेगोशिएट नहीं हुई, और अनट्रीटेड रह गई कनाल्स। जब अनट्रीटेड रह गई कनाल्स तो अनट्रीटेड रह गई कनाल्स तो जाहिर सी बात है पोस्ट ट्रीटमेंट डिजीज होगा। अनट्रीटेड भी रह सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है कि जो ट्रीट हुई कनाल्स उनमें एक्सेस प्रॉपर नहीं थी, तो क्लीनिंग शेपिंग प्रॉपर नहीं हुई। जब क्लीनिंग शेपिंग प्रॉपर नहीं हुई तो ऑब्जर्वेशन प्रॉपर नहीं हुई। ठीक है, और इसके अलावा जब सबसे पहले पुअर एक्सेस थी तो अनट्रीटेड रह गई कनाल्स। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है क्लीनिंग शेपिंग ना हुई हो। क्यों नहीं हुई हो क्लीनिंग शेपिंग? क्यों पूरी जो है लेंथ तक पहुंची ना हो फाइल, कोई लेज बन गया हो, ठीक है, या कोई परफोरेशन हो गई हो, या कोई सेपरेटेड इंस्ट्रूमेंट हो गया हो। ठीक है, तो लेज, परफोरेशन, सेपरेटेड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और फाइनली कोरोनल लीकेज। तो ये सारे हाइड्रोजेनिक एरर्स हैं जो कि प्रैक्टिशनर से हो सकते हैं। ध्यान में रख लें, पुअर एक्सेस होगी। ठीक है, पुअर एक्सेस होने की वजह से क्या होगा, कनाल्स अनट्रीटेड रह जाएंगी, अनक्लीन रह जाएंगी, अनऑब्चुरेटेड रहेंगी कनाल्स। ठीक है, पुअर एक्सेस डिजाइन की वजह से ही लेज भी बन सकता है, और पुअर एक्सेस डिजाइन की वजह से ही परफोरेशन भी हो सकती है, रूट कनाल परफोरेशन भी हो सकती है, स्ट्रिप परफोरेशन भी हो सकती है। ठीक है, इनके अलावा ये सारी तो चीजें हैं कि आपने ये सारे एरर्स करे क्योंकि आपकी लेंथ तक जीपी नहीं पहुंच रही थी पुअर एक्सेस की वजह से। ठीक है, इसके अलावा ओवर एक्सटेंशन हो जाए, प्रैक्टिशनर सही तरीके से फोकस नहीं कर रहा काम पे, तो ओवरली एक्सेसिवली ऑब्चुरेट कर सकता है। ठीक है, और इन अगर सारी वजूह सारी चीजें आपने सही की हैं और आपने कोर बिल्डअप सही नहीं किया, तो आखिरी पॉइंट जो है वो है कि कोरोनल लीकेज हो सकती है। कोरोनल लीकेज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली कि क्या क्या नॉन सर्जिकल रीट्रीटमेंट के क्या क्या वजूहत हो सकती हैं, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं फेलियर का। ठीक है, ठीक है, अब कमिंग टूवर्ड्स क्या इटियोलॉजी है पोस्ट ट्रीटमेंट डिजीज की। इटियोलॉजी ऑफ पोस्ट ट्रीटमेंट डिजीज। ठीक है, तो हमने इटियोलॉजी ऑफ पोस्ट ट्रीटमेंट डिजीज में बात की थी कि चार इटियोलॉजीज हैं। पहली क्या है, परसिस्टेंट और रीइंट्रोड्यूस्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, दूसरी क्या है, एक्स्ट्रा रेडिकुलर इन्फेक्शन। तीसरी क्या है, फॉरेन बॉडी। और चौथी क्या है, ट्रू सिस्ट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं परसिस्टेंट और रीइंट्रोड्यूस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, परसिस्टेंट और रीइंट्रोड्यूस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इटियोलॉजी है पोस्ट ट्रीटमेंट डिजीज की, वो मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी है। ठीक है, ज्यादातर इसी वजह की वजह से मेजर कॉज होता है पोस्ट ट्रीटमेंट डिजीज का। ठीक है, जहां तक बात करते हैं परसिस्टेंट और रीइंट्रोड्यूस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो इसके वर्ड से ही समझ में आ रहा है, परसिस्टेंट और रीइंट्रोड्यूस का मतलब ये है कि जब पहली दफा रूट कैनाल हुई तो उसमें कुछ बैक्टीरिया नॉर्मली डेंटिनल ट्यूब्यूल में परसिस्ट कर जाते हैं, नॉर्मली बैक्टीरिया रह जाते हैं डेंटिनल ट्यूब्यूल्स में, ऑब्चुरेट नहीं हो, ऑब्चुरेशन के बाद भी डेंटिनल ट्यूब्यूल्स में कुछ बैक्टीरिया सो रहे होते हैं, डोरमेंट फेज में पड़े हुए होते हैं। ठीक है, वो बैक्टीरिया
अगर एक्टिवेट हो जाएं ड्यू टू सर्टेन इम्यूनिटी कंडीशंस और वहां पे अच्छी सी लैटरल सील मौजूद ना हो, 3 डायमेंशनली सील ना हो, तो उस वजह की वजह से वो बैक्टीरिया कॉज करवा सकते हैं पोस्ट ट्रीटमेंट डिजीज। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात हो गई री इंट्रोड्यूस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। री इंट्रोड्यूस मतलब अगर आपकी कोरोनल सील, लैटरल सील या एपिकल सील, कोई भी सील खराब है, स्पेशली अगर कोरोनल सील खराब है, तो कोरोनली बैक्टीरिया लीक करके नीचे पहुंच सकते हैं और पेरी रेडिकुलर एरिया में इंफेक्शन, इन्फ्लेमेशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो आपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हुए जहन में रखना है कि जब आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो सारे जो भी परसिस्टर बैक्टीरिया हैं, ज्यादातर ई फिकैलिस, उसके खिलाफ आपने खास तौर पे पोस्ट ट्रीटमेंट, जब आप पोस्ट ट्रीटमेंट डिजीज का पेशेंट आपके पास आ रहा है, मतलब आप री ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो खास तौर पे आप ई फिकैलिस के अगेंस्ट अच्छी रेजिमेंट रखनी है। क्या क्या कर सकते हैं ई फिकैलिस के अगेंस्ट? ये मैंने पहले भी बताया था। ई फिकैलिस के अगेंस्ट आप सबसे पहले आपने यूज करना है सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में यूज करना है आपने, ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन में 5.5% यूज कर लें, 6% यूज कर लें, ठीक है। आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड हीटेड होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, आप साथ में क्लोरहेक्सिडीन भी यूज करेंगे क्योंकि क्लोरहेक्सिडीन इज कंसिडर्ड मोस्ट इफेक्टिव इन पोस्ट ट्रीटमेंट डिजीज, ठीक है। थर्डली, यू हैव टू इंक्रीज द एपिकल प्रिपरेशन। जितनी ज्यादा एपिकल प्रिपरेशन इंक्रीज करेंगे, वहां पे डेंटिनल ट्यूब्यूल्स में जो बैक्टीरिया बैठे हुए होंगे, डेंटिन ज्यादा शेव ऑफ होगी और वो बैक्टीरिया ज्यादा रिमूव हो सकते हैं, ठीक है। तब जब सारे काम ये कर लेंगे, उसके बाद आपने अच्छी तरीके से ऑब्चुरेट करना है, कीपिंग इन माइंड कि यू इन पोस्ट ट्रीटमेंट डिजीज एक दफा पेशेंट पहले ही भुगत चुका है, एक दफा पहले ही ट्रीटमेंट फेल हो चुका है। सो नाउ व्हेन यू आर ऑब्चुरेटिंग, डोंट डू सिंगल कोन ऑब्चुरेशन, ठीक है। मैंने पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया था कि नॉर्मली रीट्रीटमेंट्स में यू शुड यूज एक्चुअली थर्मोप्लास्टिक टेक्निक, ठीक है। आपको थर्मोप्लास्टिक टेक्निक यूज करनी चाहिए, जो भी कर लें, वार्म वर्टिकल कंडेंसेशन कर लें आप या कंटिन्यूअस वेव ऑफ कंडेंसेशन कर लें, बट यू हैव टू यूज और यू हैव टू यूज अ बायोसेरेमिक सीलर, ताकि वो सारे एरियाज जहां पे आपने डेंटिनल ट्यूब्यूल्स को क्लीन किया है वो सारी एरियाज बंद हो जाएं। बिकॉज हुआ क्या था कि ऑब्चुरेशन एक्चुअली डिड नॉट इंटोम दोज दैट मे रिमेन। किताब की वर्ड है, इफ ऑब्चुरेशन डज नॉट एडिक्वेटली इंटोम दोज दैट मे रिमेन, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो अंदर बैक्टीरिया फंसे हुए हैं, अगर ऑब्चुरेशन ने उनको परसिस्टर बैक्टीरिया को इंटोम नहीं कर दिया, उनको बंद नहीं कर दिया, उनको ऐसा ऐसा एनवायरनमेंट नहीं दे दिया कि वो बाहर नहीं आ सकते, ठीक है। मतलब समझ लें कि डेंटिनल ट्यूब्यूल का दरवाजा ही बंद कर दिया आपने, तो बैक्टीरिया जो अंदर है वो अंदर ही रह गया है। तो अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो बैक्टीरिया जब इम्यूनिटी कंडीशंस डाउन होंगी तो बाहर आ सकता है। तो आपकी ऑब्चुरेशन अप टू द मार्क होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लैटरल कंडेंसेशन कर रहे हैं तो लैटरल कंडेंसेशन में भी कोशिश करें कि स्प्रेडर यूज करके आप लैटरल कंडेंसेशन अच्छी तरीके से करें और एपिकल एरिया अच्छी तरीके से एटलीस्ट सील करें, सीलर अच्छे से लगाएं, ठीक है। अच्छा जी, नॉर्मली इन्फेक्टेड जो रूट कैनाल्स होती हैं, जब इन्फेक्टेड पहली दफा रूट कैनाल्स होती हैं तो उनका जो नेचर होता है वो पॉली माइक्रोबियल नेचर होता है, ठीक है। रीट्रीटमेंट के केसेस में ग्राम पॉजिटिव एनएरोबिक होता है नेचर, ठीक है। रीट्रीटमेंट में नॉट एनएरोबिक होता है। नॉर्मली जब फर्स्ट टाइम रूट कैनाल हो रही होती है तो एनएरोबिक नेचर होता है, ठीक है। और रीट्रीटमेंट में एनएरोबिक नेचर नहीं होता। रीट्रीटमेंट में मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इज ई फिकैलिस विद सम फंगाई सच एज कैनिडा अल्बाइकन्स। सो हमने बात कर ली है परसिस्टेंट और रीइंट्रोड्यूस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। सबसे पहले हमने बात की कि आपने अच्छी तरीके से क्लीन करना है ताकि कोई जो परसिस्टर बैक्टीरिया है या वो रिमूव हो जाए, ठीक है, या वो कम हो जाए, जितने ज्यादा कम हो सकते हैं। और आपने फिर अच्छी तरीके से ऑब्चुरेट करना है ताकि वो कनाल्स के अंदर इंडोम हो जाए, बाहर नहीं आ सके, ठीक है। रीइंट्रोड्यूस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्यों आ रहे थे? आपकी लैटरल सील, कोरोनल सील, एपिकल सील अच्छी नहीं थी, तो अब आपने एपिकल सील बहुत अच्छी बना दी, ठीक है। और जब भी आपको ये कॉज मिलेगा तो आपने बहुत अच्छी तरीके से ई फिकैलिस को एलिमिनेट करना है। Now coming towards extra radicular infection. What is extra radicular infection? Extra radicular infection ये है कि
एक्स्ट्रा रेडिकुलर इन्फेक्शन, एक्स्ट्रा रेडिकुलर मतलब दांत को बाहर की तरफ से इन्फेक्शन है, ठीक है। वो किस तरह हो सकता है? वो इस तरह हो सकता है कि आपने रूट कनाल प्रिपेयर करते हुए आपकी कोई जीपी बाहर चली गई या आपका कोई इन्फेक्टेड डेबरी बाहर चला गया। अब वो इन्फेक्टेड डेबरी कनाल का हिस्सा नहीं है, ठीक है। वो इन्फेक्टेड डेबरी जब तक कनाल में था, आप अगर उसको निकाल लेते तो क्लीन हो जाती कनाल, मसला नहीं होता। अब वो इन्फेक्टेड डेबरी कनाल के बाहर चला गया है, एक्स्ट्रा रेडिकुलरली पुश हो गया है। अब वो एक्स्ट्रा रेडिकुलरली जो डेबरी पुश हो गया है वो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। तो एक्स्ट्रा रेडिकुलर इन्फेक्शन कैन बी कॉज ड्यू टू पुश डेबरी, ड्यू टू पुश ऑब्चुलेटिंग मटेरियल्स और ड्यू टू पुश एनी फॉरेन बॉडी आउटसाइड द कनाल। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर आपकी पेरिडोन्शियम के थ्रू एपिकली कोई चीज, कोई बैक्टीरिया जा रहा है क्योंकि पॉकेट बहुत ज्यादा हुई हुई है, तो वो भी मसला कर सकता है, ठीक है। अगर लेट सपोज आपकी पेरिडोन्टल पॉकेट कंटामिनेटेड है और पेरिडोन्टल पॉकेट के थ्रू कोई एपिकली चला जाता है तो वो भी इशू कर सकता है। नॉर्मली ये सारी चीजों को, अगर डेबरी भी पुश हो रही है, कुछ भी हो रहा है, सारी चीजों को हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कंट्रोल कर लेती है, ठीक है। बॉडी की इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है कि कंट्रोल कर ले। लेकिन अगर बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो जो बाहर चीज गई है उसको आपको निकालना पड़ेगा। एक्स्ट्रा रेडिकुलर इन्फेक्शन में यू हैव टू अंडरगो अ सर्जरी, एन एपिकल क्यूरेटाज टू रिमूव दैट, ठीक है। कौन कौन से बैक्टीरियम होते हैं? नॉर्मली ये सारे बैक्टीरिया जो भी होते हैं उनको बॉडी रिस्पॉन्ड करके खत्म कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है। लेकिन कभी कभार बैक्टीरिया बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, प्रोटेक्टिव प्लाक बना लेते हैं अपने इर्द गिर्द, और उसको आपकी बॉडी नहीं केटर कर पाती, आपकी बॉडी लड़ नहीं सकती, तो देन यू हैव टू गो फॉर अ सर्जिकल इंटरवेंशन। कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं? एक्टिनोमाइसिस इजराइली हो सकता है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम, प्रोपियोनी कम हो सकता है, जो कि पेरिएपिकल टिश्यूज में हार्बर कर जाता है और वो प्रिवेंट करता है हीलिंग को। दो बैक्टीरिया के नाम बता दिए, एक्टिनोमाइसिस इजराइली और प्रोपियोनी बैक्टीरियम, प्रोपियोनी कम। अच्छा, अब तीसरी चीज आ जाती है फॉरेन बॉडी रिएक्शन। फॉरेन बॉडी रिएक्शन क्या होता है? जिस तरह यहाँ पे एक्स्ट्रा रेडिकुलर इन्फेक्शन था, एक्स्ट्रा रेडिकुलर इन्फेक्शन में क्या हो रहा था कि एक्स्ट्रा रेडिकुलर इन्फेक्शन में आपको बताया कि डेंटिन चिप्स या कोई इस तरह की डेबरी बाहर पुश हो रही थी। फॉरेन बॉडी रिएक्शन में कोई फॉरेन बॉडी जो है वो कनाल के अंदर पड़ी हुई है जो कि रिएक्शन कर सकती है, ठीक है। वो फॉरेन बॉडी ज्यादातर क्या हो सकती है? पेपर पॉइंट हो सकता है, ठीक है। पेपर पॉइंट एब्सेस मशहूर एक टर्म है कि पेपर पॉइंट, अगर आप जीपी अगर कनाल के बाहर पुश हुई हुई हो तो वो जो है वो इनर्ट होती है, वो कोई इन्फेक्शन नहीं करवा सकती मोस्ट ऑफ द टाइम। इसीलिए कहते हैं कि अगर 1-2 मिलीमीटर जीपी एक्सटेंडेड हो बाहर तो डजेंट मैटर, ठीक है, वो बॉडी कैन हील इट अप। Why? Because it is inert. But if a paper point is pushed, paper point has cellulose fibers in it and it will cause abscess. ठीक है, तो keeping in mind this is called as a foreign body reaction. ठीक है, या कोई extruded GP है या sealer है, वो less likely है कि cause करे, लेकिन वो भी cause कर सकता है foreign body reaction. ठीक है, now coming to, we are done with persistent, we are introduced microorganisms, extranodial infection, foreign body कर चुके हैं। अब आखिरी टॉपिक है ट्रू सिस्ट। ट्रू सिस्ट क्या होती है भाई? नॉर्मली when the tooth is actually developing, so there is this kind of an epithelium which after the development of the tooth this epithelium retains. When this epithelium is actually retained and when there is some kind of an infection going on, तो वो इन्फेक्शन को सराउंड करने के लिए यही एपिथेलियम उसको सराउंड कर देती है, ठीक है। ये इसको कहते हैं क्या है? एपिथेलियल सेल रेस्ट ऑफ मोलासेस कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये एपिथेलियल सेल रेस्ट ऑफ मोलासेस क्या करते हैं कि ये जब भी कोई इन्फेक्शन होता है पेरिएपिकली तो उसको सराउंड कर लेते हैं और उसको सिस्ट बना देते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो लाइनिंग होती है सिस्ट की, एपिथेलियल सेल रेस्ट ऑफ मोलासेस की होती है, ठीक है। अच्छा, कीपिंग इन माइंड कि कोई भी सिस्ट हो या ग्रैनुलोमा हो, आप उसको रेडियोग्राफ पे देखकर नहीं बता सकते कि दिस इज अ सिस्ट और अ ग्रैनुलोमा, यू हैव टू गो फॉर अ बायोप्सी, ठीक है। तो कभी भी पेरिएपिकल एक्सरे पे देखकर किसी को ये नहीं कहिएगा कि दिस इज अ पेरिएपिकल सिस्ट, दिस इज अ पेरिएपिकल ग्रैनुलोमा। this you can just say that this is a periapical radiolucency. Okay, so next on, what is a true cyst and what is a pocket cyst or a false cyst? There are two kind of cysts, ठीक है। ये हम सारी थ्योरेटिकली बातें कर रहे हैं, ये हमने बायोप्सी नहीं की है, लेकिन एक
शक्ल, रेडियोग्राफ पे जो शक्ल आती है उसकी बेसिस पे सिस्ट को दो टाइप्स दे दी गई है। क्या दो टाइप्स दे दी गई हैं, ये हम अभी देखो। एक होती है पॉकेट सिस्ट और एक होती है ट्रू सिस्ट। ये बात बहुत लंबे डिस्कशन में हमने बात की थी इस पे कि अगर रूट है, ये लेट्स सपोज दिस इज अ रूट, ठीक है, ये टूथ है, ठीक है, ये टूथ की रूट है, ठीक है। अगर कोई भी एपिथेलियल लाइनिंग जो है, एपिथेलियल लाइनिंग जो है वो ऐसी है कि वो रूट को इंसर्कल कर रही है, मतलब उसकी जो ओपनिंग है, एपिथेलियल लाइनिंग की जो ओपनिंग है, जो ल्यूमन है, वो रूट को इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो इस सिस्ट को कहते हैं पॉकेट सिस्ट। epithelial lining is actually continuous and the lumen of the epithelial lining has the root end, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, पॉकेट सिस्ट कहेंगे, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर epithelial lining is isolated from the root, on the contrary if the epithelial lining is isolated from the root, ठीक है, this will be called as a true cyst। तो फर्क क्या हुआ ट्रू सिस्ट और पॉकेट सिस्ट में कि ठीक है, ट्रू सिस्ट और पॉकेट सिस्ट में फर्क क्या हुआ कि एक में एपिथेलियल लाइनिंग कंटिन्यूअस है, ठीक है, और रूट को सराउंड की हुई है, लेकिन उसका जो ल्यूमन है वो उसके ल्यूमन के अंदर रूट मौजूद नहीं है और एक के ल्यूमन के अंदर रूट मौजूद है, ठीक है। तो पॉकेट सिस्ट ये हो गई। पॉकेट सिस्ट को अगर आप एक्सरे में देखें, रेडियोग्राफ में देखें, तो किस तरह की नजर आती है, जैसे कि रूट के ऊपर छत्ता बना हुआ हो, रूट के ऊपर एक छत्ता सा बना हुआ हो, छत्ता सा बना हुआ रूट के ऊपर, ठीक है। अगर ल्यूमन जो है विद इन द लाइन, ल्यूमन ऑफ द सिस्ट और लाइनिंग ऑफ द सिस्ट विद इन द रूट है, ठीक है, रूट जो है वो उसके अंदर है, तो जब आप रूट कैनाल करेंगे इसकी, जब आप रूट कैनाल करेंगे तो देयर आर चांसेस, majority of the cases में pocket cyst will heal because it is directly related to the root canal, but in cases of true cyst there is less likely chances that after you do a root canal treatment this heals, less likely chances, you have to undergo a marsupialization procedure or an enucleation procedure for true cyst, ठीक है। और कुछ किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि जिन पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है उनके अंदर सिस्ट्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल क्लेफ्ट्स बन जाते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल क्लेफ्ट्स की वजह से नॉर्मली सिस्ट्स हील नहीं होती। तो ये लिखा हुआ है कि जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो उनमें ऐसा भी हो सकता है कि ट्रू सिस्ट भी खुद ब खुद हील कर जाए, खुद सिस्ट खत्म हो जाए, लेकिन अगेन दिस देयर इज अ चांस, अगेन बहुत कम चांसेस है, ज्यादातर यू हैव टू गो फॉर अ सर्जिकल इंटरवेंशन, ठीक है। so this completes the topic of etiology of post treatment disease. Any one of you have any questions? किसी के पास कोई सवाल है तो आप काइंडली कर ले, बिकॉज आप लोगों का फायदा होगा इसमें। हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ठीक है, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इटियोलॉजी, व्हाट इज द इटियोलॉजी ऑफ पोस्ट ट्रीटमेंट डिजीज। नॉर्मली बहुत ही समझने के ये सवाल आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ठीक है। तो कीप इन माइंड कि आपने जब भी पोस्ट ट्रीटमेंट डिजीज की 4 इटियोलॉजीज होती हैं, परसिस्टेंट और रीइंट्रोड्यूस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दूसरी एक्स्ट्रा रेडिकल इन्फेक्शन, तीसरी ट्रू सिस्ट और चौथी फॉरेन बॉडी, ठीक है। ये आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत फायदा होगा आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर क्या लिखना है वो मैंने सब आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रू सिस्ट और पॉकेट सिस्ट का भी एक्सप्लेन हो गया है, फिर ध्यान में रख लें। ट्रू सिस्ट में ल्यूमेन विद इन अ कंटिन्यूअस एपिथेलियल लाइनिंग होता है, ट्रू सिस्ट में जो सिस्ट होती है उसकी एपिथेलियल लाइनिंग कंटिन्यूअस होती है, ठीक है।
और पॉकेट सिस्ट में ल्यूमेन इज ओपन टू द रूट कैनाल ऑफ अफेक्टेड टूथ। पॉकेट सिस्ट में ल्यूमेन जो है सिस्ट का वो ओपन टू द रूट कैनाल है, ठीक है, अफेक्टेड टूथ। अच्छा जी, अगर कोई पेशेंट पोस्ट ट्रीटमेंट, अच्छा अब आगे चल रहे हैं, वी आर मूविंग ऑन। We are moving towards diagnosis of post treatment disease, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है? डायग्नोसिस ऑफ पोस्ट ट्रीटमेंट डिजीज। सबसे पहले जब पेशेंट आ रहा है, डायग्नोस आपने पोस्ट ट्रीटमेंट डिजीज को क्या डायग्नोस करना है, क्या चीजें डायग्नोस करनी है, कि किस किस तरह से डायग्नोसिस करनी है। सबसे पहले जब पेशेंट आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि जो पुरानी रूट कनाल हुई भी है उस अगर वो शॉर्ट है तो उसी में मसला है। सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ जो किसी और डेंटिस्ट का काम हुआ होता है, सबसे पहले उस पर शक व शुबहात जाते हैं। तो कीप इन माइंड, यू हैव टू बी वेरी अनबायस्ड वाइल ट्रीटिंग अ पेशेंट, ठीक है। वो पेशेंट है, चाहे उसका किसी ने काम किया, चाहे आपके राइवल ने भी काम किया हो, चाहे आपसे किसी की दोस्ती ना हो, आपकी कोई ऐसी दोस्त ने काम किया हो या आपके कोई ऐसे दोस्त ने काम किया हो जिसको आप बिल्कुल ही, जिससे आपकी नहीं बनती हो, आप पसंद नहीं करते हैं, यू डोंट हैव टू पॉइंट फिंगर्स के ये इसी रूट कैनाल की वजह से हुआ है। मे बी इट इज नॉन ओडोंटोजेनिक। सबसे पहले क्या पॉइंट हो गया? रूल आउट non-odontogenic cause. Non-odontogenic क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं नॉन ओडोंटोजेनिक? दिमाग घुमाए जरा, नॉन ओडोंटोजेनिक को बताएगा क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? एनीवन? क्या क्या नॉन ओडोंटोजेनिक कॉजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को पेन हो रहा है? क्या क्या हो सकता है भाई? कोई न्यूरैल्जिया हो सकता है, कोई मायोफेशियल पेन हो सकता है, कोई हेडेक काइंड ऑफ हो सकता है। ज्यादातर पेशेंट एंटी डिप्रेसेंट्स पे होते हैं, डिप्रेशन की वजह से पूरे मुंह में दर्द हो रहा होता है, तो यू हैव नॉर्मली देखा जाता है कि इस दांत को ट्रीट किया हुआ है तो शायद इसी में दर्द हो। ऑलवेज रूल आउट नॉन ओडोंटोजेनिक कॉज, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जिस तरह आपने नॉर्मल डायग्नोसिस हर दांत की करते हैं उसी तरह आपने नॉर्मल डायग्नोसिस करनी है। कौन से टेस्ट करते हैं? नॉर्मल सेंसिबिलिटी टेस्टिंग करते हैं। उसी तरह नॉर्मली सेंसिबिलिटी टेस्टिंग करेंगे आप। और अदर टेस्ट जो होते हैं आपके, बाइट टेस्ट है, परकशन टेस्ट है और पैल्पेशन टेस्ट है। ये सारे टेस्ट करेंगे डायग्नोस करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो ये आप सारे टेस्ट करेंगे ताकि आप डायग्नोसिस बनाएं और ट्रीटमेंट प्लान आप बनाएं पेशेंट का। तो तीन क्या हो गई डायग्नोसिस के रूल्स? क्या हो गए? आपने सबसे पहले रूल आउट करना है इफ द कॉज इज ओडोंटोजेनिक और नॉन ओडोंटोजेनिक, यू हैव टू डू सेंसिबिलिटी टेस्टिंग, ठीक है। सेंसिबिलिटी टेस्टिंग वैसे बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी ट्रीटमेंट हुआ होता है, लेकिन फिर भी आप करेंगे, ठीक है, रूल आउट करेंगे, आप टेस्ट करेंगे क्योंकि प्रोटोकॉल का हिस्सा है। तीसरी बाइट टेस्ट करेंगे। क्यों करेंगे बाइट टेस्ट? ताकि आप चेक कर लें कोई फर्केशन, कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है, ठीक है, कोई जो है वो वर्टिकल रूट फ्रैक्चर तो नहीं है रूट में, या कोई क्रैक लाइन तो नहीं है जो कि प्रोपोगेट हो गई है। परकशन करेंगे, परकशन करेंगे ताकि चेक कर लें कि दांत सिम्टोमेटिक है कि एसिम्टोमेटिक है। और पैल्पेशन करेंगे, देख लेंगे कि कोई उस दांत के इर्द गिर्द कोई स्वेलिंग तो नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप कोशिश कर सकते हैं कि आप बहुत सारी पेशेंट से सवाल जवाब करें, ठीक है। तो सवाल जवाब कर क्या क्या सवाल जवाब करेंगे हम देख लेते हैं, ठीक है। अब आप डायग्नोसिस कर रहे हैं, ये तीन बातों के बाद आपने सब्जेक्टिव फाइंडिंग्स, पेशेंट से कुछ सवाल जवाब करने के, पेशेंट को क्या महसूस हो रहा है, कब कब दर्द होता है, कैसे कैसे दर्द होता है, ताकि आप एक डायग्नोसिस पे पहुंचे, ठीक है। आप पेशेंट से सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन लेंगे और ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन लेंगे, सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन लेंगे और ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन लेंगे। सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन में आप सबसे पहले पेशेंट से पूछेंगे कब हुआ था ट्रीटमेंट, ठीक है। ट्रीटमेंट जब हुआ था तो आपको ट्रीटमेंट के बाद क्या दर्द हो रहा था दांत में, क्या कंटिन्यूसली दर्द रहा था दांत में,
जब ट्रीटमेंट हुआ था तो किसने ट्रीटमेंट किया था, कि स्पेशलिस्ट ने किसी स्पेशलिस्ट ने ट्रीटमेंट किया था, किसी स्पेशलिस्ट ने ट्रीटमेंट किया था, कि किसी नॉर्मल डेंटिस्ट ने ट्रीटमेंट किया था। जब ट्रीटमेंट हो रहा था तो क्या प्रोटोकॉल फॉलो हुआ था कि नहीं हुआ था। जब प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या चीजें आती है, दो चीजें आती हैं, आइसोलेशन आती है और जो इरिगेशन यूज हो रही थी, क्या आपको महसूस हो रहा था कि वो ब्लीच यूज हो रहा है। ठीक है, तो क्या क्या बातें हो गई कि ट्रीटमेंट किसने किया है, स्पेशलिस्ट ने किया है कि नॉर्मल डेंटिस्ट ने किया है, उससे आपको और बेहतर आइडिया हो जाएगा कि आप कहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, अगर किसी नॉन स्पेशलिस्ट ने किया हुआ है तो आपको जहन में होगा कि मे बी ही और शी हैज मिस्ड आउट समथिंग। ठीक है, फिर सेकेंडली अगर आइसोलेशन नहीं यूज हुई, रबर डैम यूज नहीं हुआ, देन यू हैव टू बी, देन यू आर श्योर कि देयर कुड हैव बीन सम काइंड ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हुआ और सम काइंड ऑफ मिस्टेक्स हुई जिसकी वजह से इशू हुआ है। ठीक है, तीसरी बात के हाइपोक्लोराइड यूज हुआ कि नहीं हुआ। इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड many dentists use saline, ठीक है, which shouldn't be used, सिर्फ saline नहीं यूज करना चाहिए। ठीक है, you always have to use sodium hypochlorite in a good concentration। ठीक है, तो आपने क्या क्या बातें सारी कर ली कि एसेप्टिक मेजर्स को देख लिया, आइसोलेशन को देख लिया, डेंटिस्ट की क्वालिफिकेशन को देख लिया। ठीक है, और ये सारी बातें पूछने का मकसद आगे वाले डेंटिस्ट की बुराई नहीं करना है। सो नाउ you will end it up and you will not actually degrade or pass any derogatory remarks against the previous dentist। ठीक है, यहाँ पे आपकी स्टोरी खत्म हो गई। अब आप ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन पे आ जाएंगे। पेशेंट ने जो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी वो दे दी। ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन में आपने क्या करना है, क्लिनिकल और विजुअल एग्जामिनेशन करना। क्लिनिकल और विजुअल एग्जामिनेशन में वही बातें हम जो पहले कर चुके हैं कि आपने देखना है दांत का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, बाकी दांतों का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या बाकी दांतों पे वेयर फैसेट्स हैं कि नहीं है। अगर वेयर फैसेट्स बाकी दांतों पे, इसका मतलब ये है पेशेंट ब्रुक्सर है। ठीक है, ब्रुक्सिस है पेशेंट और ब्रुक्सिज्म की वजह से फ्रैक्चर हो सकता है कोई। ठीक है, इसके अलावा आपने प्रोबिंग डिफेक्ट चेक करना है, कहीं कोई नैरो प्रोबिंग डिफेक्ट तो नहीं है, ताकि आप वर्टिकल रूट फ्रैक्चर को देख लें। आपने पूरे ओवरऑल दांत पे चेक करना है, कोई क्रैक लाइन तो नहीं जा रही मीजियो डिस्टली। ठीक है, इसके अलावा आपने चेक करना है कि कोई एक्सपोज डेंटिन तो नहीं है, कोई रिसेशन तो नहीं हो रहा। ठीक है, ये सारी ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन लेने के बाद अब आपने प्लान करना है। सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन हो गई, ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन हो गई, क्लिनिकल एग्जामिनेशन आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब आपने डिफरेंट एड्स को लेकर आना है ताकि आप मजीद अपनी डायग्नोसिस पक्की करें। वो कौन से एड होंगे, वो रेडियोग्राफिक इवैल्यूएशन होगी। आपने रेडियोग्राफ करवाना है, नॉर्मल रेडियोग्राफ करवाना है। ठीक है, नॉर्मल रेडियोग्राफ में आप क्या क्या चीजें चेक कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ये सबको पता है एक नॉर्मल रेडियोग्राफ में क्या क्या चीजें चेक होती हैं। ठीक है, एक नॉर्मल रेडियोग्राफ में आप क्या चेक करेंगे, आप पेरिडोन्शियम चेक कर सकते हैं उसका। ठीक है, उसके दांत के अंदर चेक कर सकते हैं कि उसके पहले जो दांत था वो किस टाइप का दांत था। ठीक है, थिन फ्राइबल रूट्स तो नहीं थी उसमें। ठीक है, तीसरी चीज आप चेक कर सकते हैं जो पहले ट्रीटमेंट हुआ उसकी क्या क्वालिटी थी। ठीक है, क्वालिटी किस तरह चेक करते हैं आप, क्वालिटी चेक करते हैं आप कोरोनल, सबसे पहले कोरोनली आ जाए तो कोरोनल स्ट्रक्चर चेक करते हैं। फिर आप चेक करते हैं कि चैम्बर ओपनिंग सही प्रॉपर एक्सेस ओपनिंग थी कि नहीं थी। फिर आप चेक करते हैं कि सही ऑब्जर्वेशन हुई भी है कि नहीं हुई भी। फिर ऑब्जर्वेशन में आप चेक करते हैं कि ऑब्जर्वेशन का टेपर सही था कि नहीं था। ठीक है, ऑब्जर्वेशन का फिल सही था कि नहीं था। ठीक है, ऑब्जर्वेशन सही लेंथ पे हुई भी है कि नहीं हुई भी है। ठीक है, इज इट रीचिंग द complete length of the root canal। ठीक है, are there any missed canals or not। ठीक है, are there any perforations or not। ठीक है, ये सारी चीजें आपने चेक करनी है। उसके अलावा आपने चेक करना है कि कोई एक्सट्रैक्शन डिफेक्ट तो नहीं है इर्द गिर्द, कोई फाइल तो सेपरेट नहीं हुई हुई है। ठीक है, कोई रिजॉर्प्शंस तो नहीं है। ये सारी चीजें आपने रेडियोग्राफ पे चेक करनी है। रेडियोग्राफ अच्छा प्रॉपर्ली एक्सपोज होना चाहिए ताकि वो शार्प इमेज दे, मल्टीपल एंगल्स में होना चाहिए। अगर पेरिडोन्शियम को देखना है आपको तो यू हैव टू हैव अ बाइट विंग रेडियोग्राफ। अ बाइट विंग रेडियोग्राफ इज अ मस्ट। ठीक है, so video will be ending in 2 minutes। I'll be sharing a new link and then you have to join that। ठीक है, देन कमिंग टुवर्ड्स, अगर रेडियोग्राफिकली आपकी डायग्नोसिस आपके रेडियोग्राफ पे पेरी एपिकल एंड बाइट विंग्स में नहीं हो पाई है। ठीक है, तो नाउ यू हैव टू मूव टुवर्ड्स अ नेक्स्ट काइंड ऑफ मोडालिटी व्हिच इज नॉट अ गोल्ड स्टैंडर्ड स्टिल टुडे। गोल्ड स्टैंडर्ड हमारे पास अभी भी रेडियोग्राफी है हमारा, लेकिन एक एक्सटेंडेड मोडालिटी है, दैट इज सीबीसीटी, कोन बीम कंप्यूटर टोमोग्राफी। ठीक है, कोन बीम कंप्यूटर टोमोग्राफी जो है उसकी नियर अबाउट 23 to 488 माइक्रो सीवर्ट्स उसकी
रेडिएशन होती है, ठीक है। इतनी रेडिएशन आपने तभी देनी है जब आपका नॉर्मल रेडियोग्राफ से काम बन नहीं रहा, ठीक है, तब आपने उसको यूज अप करना है, ठीक है। आपने हर केस में नहीं यूज अप करना। हमारे रेडियोग्राफ के चैप्टर में पीओपी में मेरे ख्याल 14 से 15 गाइडलाइंस दी हुई हैं जब जब आपने यूज करना है, ठीक है। नॉर्मली पेशेंट्स नॉन सर्जिकल रीट्रीटमेंट में सीबीसीटी से फायदा उठाते हैं क्योंकि सीबीसीटी बहुत सारी चीजें बता देता है। CBCT gives information about fractures. CBCT gives information about root resorptions. CBCT gives information about vital structures. ये maxillary sinus कितना करीब है या mandibular canal कितनी करीब है या root anatomy कैसी है, missed canals तो नहीं है root anatomy। normally retreatments में मैंने अब तक जितने retreatments किए यहाँ पर 6 में मैंने देखा majority of the times MB2s miss होती हैं, ठीक है। MB2s मिस होने की वजह से मसला होता है, ठीक है। अब तो MB2 से कहानी निकल गई, MB3 पे चली गई है। इनफैक्ट बहुत सारी अब MB3 की भी काफी परसेंटेजेस बन गई हैं, लेकिन अब तक लिटरेचर में जो अब तक जो किताबों में चीज आई है वो MB2s आई है। और देखा भी ये गया है, मैंने भी देखा है कि when I am working on in magnification, normally it is very easy to locate MB2s और MB2s normally retreatments में missed होती है, ठीक है। इसके अलावा आप क्या देख सकते हैं, नेचर ऑफ द एल्वियोलर बोन टोपोग्राफी देख सकते हैं कि एल्वियोलर बोन कितनी नीचे है, कितनी रिसेशन हुई हुई है, क्या ये दांत की प्रोग्नोसिस बेहतर है कि नहीं है, किस तरह का सीबीसीटी करवाना है। स्मॉल वॉक्सल साइज होना चाहिए सीबीसीटी का और स्मॉल फील्ड ऑफ व्यू होना चाहिए, ठीक है। तो रेडियोग्राफिक एवेल्युएशन भी हमने कर ली है और हमने रेडियोग्राफी के बाद सीटी स्कैन भी देख लिया, सीबीसीटी भी देख लिया है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स एडिशनल टेस्ट की भी हमने बात कर ली है। परकशन टेस्ट, बाइट टेस्ट, पैल्पेशन टेस्ट करना है आपने, ठीक है। सेंसिबिलिटी टेस्टिंग में बात कर ली कि पल्प वाइटैलिटी की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन कर लें तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो वी आर डन विद